कार्डिक आउटपुट इंक्रीज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आपके पास 50% इंक्रीज होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कार्डिक उसमें. एंड फीटल कार्डिक आउटपुट टू फीटल किडनी इज़ लेस देन 5%, ठीक है. फीटल कार्डिक आउटपुट फीटल लेस देन 5% और फर्स्ट स्टेज में आपके पास 50% इंक्रीज होता है. एंटीनेटल एंटी-डी आप कब देते हैं? एट 28 वीक्स, 7, और फिर आपके पास 8 मंथ पे आप देते हैं, आफ्टर 1 मंथ आप देते हैं. तो 28 to 34 वीक्स में आप एंटीनेटल एंटी-डी इंजेक्शन देते हैं, ठीक है. रेमनेंट ऑफ पेटेंट अम्बिलिकल आर्टरी, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, बहुत मोस्ट कॉमन, ठीक है. एब्डोमेन पेरिनम बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आर्टरीज और जो सारे रेमनेंट्स हैं, पाउचेस है, आर्चेस है, या आप बिल्कुल फिंगर टिप पे याद कर लें, ठीक है. अ सिनेरियो 15-year-old वांट कॉन्ट्रासेप्शन. अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, ये कि जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम फ्रेजर लॉ, बस ये आप याद कर लें, ठीक है. और जो आप अबॉर्शन के लिए है तो उसके लिए हम गिलेट कॉम्पिटेंसी यूके के अपने वो हैं, ठीक है. तो उसमें अगर आपके पास पेशेंट कॉन्ट्रासेप्शन चाहती तो उसके लिए हम फ्रेजर लॉ को वो करते हैं, फॉलो करते हैं यंग एज में, ठीक है. यंग गर्ल्स जब आपके पास आती हैं, यंग गर्ल्स में अगर फॉर एग्जांपल टर्मिनेशन चाहती है अबॉर्शन, तो उसके लिए फिर हम उनको वो गिलिक कॉम्पिटेंस उस वाली लोग की ये गिलिक कॉम्पिटेंट है, पेशेंट को हम देखते हैं कि ये वेदर कॉम्पिटेंट है या नहीं, अपने लिए फ़ैसला ले सकती है या नहीं, ठीक है. तो इसके लिए हम ये कॉम्पिटेंसी देखते हैं. तो यूजुअली अगर लेस दैन 15 है तो हम फिर इनको इसमें नहीं करेंगे, पेशेंट को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है. तो अगर आप 15 ईयर्स वांट कॉन्ट्रासेप्शन तो फिर फ्रेजर लॉ कहता है कि ठीक है, आप पेशेंट की अगर चाहती है तो आप दे सकते हैं. और जो अबॉर्शन के लिए फिर गिलिक कॉम्पिटेंस है, ठीक है. गार्टनर डक्ट सिस्ट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट. फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पिक्चर टाइप 1 म्यूटिलेशन, ठीक है. इसके भी आपने टाइप से 4 टाइप्स हैं, तो पिक्चर दी होगी तो उसमें ये होगा कि जो 4 है उसमें अगर जो इसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्या होती है, बेसिकली आपके पास सोमालिया अफ्रीकन एरियाज़ में ये बड़ा कॉमन है. उनका ये होता है कि जो वल्वल एरियाज़ को नहीं है ये प्रॉपरली इनका बस अपने एक वो है कि कुछ लोग वल्वल एरिया के क्राइटोरस पे पियर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है. तो उसको हम फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन 4 कहते हैं, ठीक है. 3 में क्या हो जाता है कि इनके अपनी सर्जरीज करते हैं ये क्लाइटोरस को और उसको हटा देते हैं, क्या कहते हैं वेजाइनल, जो वेजाइनल आपके पास जो फ्लैप्स नहीं है लेबिया मेजोरा, वो हटा देते हैं, ठीक है. और जो 3 में क्या होता है कि अलॉन्ग विद वो सारा जो 2 में होता है कि क्या कहते हैं पूरा सब कुछ हटा के सिर्फ वेजाइनल ओपनिंग इनकी रह जाती है, ठीक है. वेजाइनल ओपनिंग और यूरिन के लिए वो छोड़ देते हैं, ठीक है. तो ये इसके अपने टाइप्स है, ये आप ज़रा फिर डिटेल से देख लें, मैं शेयर भी कर लूँगी कि इसके 4 टाइप्स है, ठीक है. तो जो 4 वाला है उसमें अब सिर्फ पियर्सिंग करते हैं, जो यहाँ पे क्लाइटोरस के साइड पे पियर्सिंग हो तो वो 4 है, और बाकी आप फिर देख लें, ठीक है. इसके 4 टाइप्स हैं. टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ब्रेन कौन सा है, वो लिक्विफेक्टिव है, ठीक है. और वेंटोज अप्लाइड ऑन सैजिटल सूजर, ठीक है. वेंटोज बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 3 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, ठीक है, वो लगाते हैं और सैजिटल सूजर पे लगाते हैं. पोस्टपार्टम डिप्रेशन कौन सा ड्रग, मिथाइल डोपा है. पग स्कोर मैक्सिमम स्कोर 15, ठीक है. पग स्कोर बेसिकली हम जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम होता है, पेशेंट को जो प्रेगनेंसी में एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग होता है तो उसके लिए हम स्कोरिंग करते हैं, ठीक है. तो इसके 15 स्कोर्स हैं, मतलब स्कोर इसका 15 है, ठीक है. तो इसमें अगर आपके पास पेशेंट का स्कोर आ जाए, अगर 13 से ज़्यादा स्कोर हो रहा है तो मीन्स ये ठीक नहीं है, उसमें फिर आप पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं. अगर 13 से स्कोर कम है तो आप पेशेंट को एज अ आउट पेशेंट आप पेशेंट को घर भिजवा सकते हैं और ओरल पे आप पेशेंट को डाल सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास स्कोर ज़्यादा है और 13 से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें फिर आप 13 पे आप पेशेंट को एज ए एम्बुलेटरी डे केयर आप एज ए एनी में भी आप पेशेंट को वो लगा सकते हैं, हाइड्रेट कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर पेशेंट कीटोन बॉडीज़ डेवलप करे और कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप करे तो फिर आपने पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, ठीक है. तो इसकी स्कोरिंग है, तो इसमें यूजुअली 15 स्कोरिंग होती है, 15
होती हैं, आप पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं और स्कोर को मार्क्स फिर स्कोर मार्क करते हैं। तो उसमें फिर आप क्या करते हैं कि अगर 13 से ज़्यादा आ रहा है तो मीन्स पेशेंट ठीक नहीं है, उसको आपने हॉस्पिटल में एडमिट करने, कॉम्प्लिकेशन डेवलप किया है। पेशेंट विद सिवियर नोजिया वॉमिटिंग थ्रोम्बो प्रोफाइलेक्सिस गिवन। अच्छा, सिवियर नोजिया वॉमिटिंग ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन की वजह से थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास अगर एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आ जाए तो जब तक अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो आप इसको लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन पे स्टार्ट करवा दें, और जब तक डिस्चार्ज नहीं होती, क्योंकि इनमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि एक तो पेशेंट मोबिलाइज नहीं होती, एक डिहाइड्रेट होती है, तो फिर चांसेस होते हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। HRT क्या है? इंक्रीज थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन को इंक्रीज करता है। हीट स्टेबल एंजाइम इन PCR कौन सा होता है? वो टैग पॉलीमरेज है। एंटी याग लेज़र कौन सा है? ये बेसिकली सॉलिड है, ठीक है। MRI क्या करता है? हाइड्रोजन आयंस। आप देखिए कॉमन अल्ट्रासाउंड, ये लेज़र के बारे में, इनके बारे में आप थोड़ा सा ज़रा पढ़ लें कि क्या क्या होता है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन क्या करते हैं? बेसिकल डेवलपमेंट ऑफ 3 जर्म लेयर्स। विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन दैट कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो यूजुअली आपके पास जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वो बेसिकली आपके पास स्टेफ ऑरियस है, ठीक है। और एंडोटॉक्सिन वाले आपके पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है ना, कोकाई वाले, तो जो नेज़ीरिया, गोनोरिया, ये बेसिकली एंडोटॉक्सिक वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। और जो एक्सोटॉक्सिन टॉक्सिक शॉक का स्टेफ ऑरियस है। रेशो ऑफ T4 to T3 इन बेड कितना है? 14:1। After pelvic surgery of sacrospinous fixation for vaginal wall prolapse, patient complain of perineal and vulval pain that exaggerate on sitting. तो ऑब्वियसली पोडेंडल नर्व इन्वॉल्व करता है, ठीक है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे वही पोडेंडल नर्व की है। ब्रांचेस जो हैं इसके इंफीरियर रेक्टल नर्व है और पेरिनियल नर्व्स जो हैं। फीटल किडनी मैच्योर टू फॉर्म यूरिन, कब वो यूरिन करता है? मैच्योरिटी के बाद। अच्छा, 10 weeks and अच्छा, test done on pregnant patient, serum X is positive in a patient, how likely she develop preeclampsia। तो ये भी आपके पास कुछ ना कुछ कैलकुलेशन दिए होंगे, अब इसका ज़रा प्रॉपर वो नहीं दिया कि इसका इनका क्या मतलब है, क्या चाहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीवियर अर्ली कंफर्म एट विच जेस्टेशनल एज, तो यूजुअली हम 28 to 32 वीक्स पे वो कंफर्म करते हैं, ठीक है। 20 वीक्स अगर आपको पता चल जाता है लो लाइंग प्लेसेंटा है तो फिर 32 वीक्स पे हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द सेंसिटिविटी। अच्छा, सेंसिटिविटी बेसिकली आपके पास क्या है? अब हम आपको सेंसिटिविटी का थोड़ा मैं बहुत पढ़ा देती हूँ कि सेंसिटिविटी क्या है हमारे पास। अच्छा देखिए, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी बेसिकली क्या है कि टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दैट इंडिविजुअल हैव द डिजीज़, ठीक है। सेंसिटिविटी आपके पास क्या है कि टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दैट द इंडिविजुअल हैव अ पार्टिकुलर कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास सिक के लिए आपसे, और स्पेसिफिसिटी क्या है कि आपके पास हेल्दी पेशेंट हैं, उनमें आपके पास कितने डिजीज़ हैं, ठीक है। तो एक सेंसिटिविटी क्या है कि जिनको डिजीज़ है, और स्पेसिफिसिटी आपके पास क्या है कि जिनको डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें फिर आपके पास क्या होता है? इसमें सेंसिटिविटी आपके पास ट्रू पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आपके पास आते हैं। जो सिक में भी आपके पास होते हैं कि आपने पेशेंट का वो करवाया कि पेशेंट को सिम्टम्स भी है, टेस्ट भी करवाया और वो ठीक आ गया है। सॉरी, टेस्ट करवाया है, पेशेंट को सिम्टम्स भी है और टेस्ट में भी आया कि हाँ पेशेंट को फॉर एग्जांपल COVID-19 है, पेशेंट को सिम्टम्स भी थे, टेस्ट में भी आया, तो ये बेसिकली ट्रू पॉजिटिव है, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है लेकिन टेस्ट में आया है कि पेशेंट को वो है COVID-19 है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है। अब ट्रू नेगेटिव क्या हो गया? टेस्ट में आ गया कि पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, दिस बेसिकली ट्रू नेगेटिव आ गया। फॉल्स नेगेटिव क्या आ गया है कि पेशेंट को सिम्टम्स हैं लेकिन टेस्ट में आया है कि पेशेंट को वो नहीं है, डिजीज़ नहीं है, तो ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट हो गया, ठीक है। तो सेंसिटिविटी को हम किस तरह वो कैलकुलेट करते हैं? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। इसको आपने इस तरह वो करना है, ठीक है। आपको एक डेटा दिया होगा, ठीक है, और आपको ये वाले इस तरह के वो दिए होंगे कि पेशेंट के टेस्ट हुए हैं और जो पेशेंट को सिम्टम भी थे और टेस्ट भी थे और टेस्ट भी कराए, उन दोनों में आया है कि हाँ पेशेंट को है डिजीज़, तो आप ट्रू पॉजिटिव लें। अगर उस पर 20 दिया है आपको तो आप 20 ले लेंगे, ठीक है।
फिर आपको साथ में दिया है कि पेशेंट को सिम्टम्स है लेकिन टेस्ट में आया है कि पेशेंट का नेगेटिव है टेस्ट, तो वो आपके पास फॉल्स नेगेटिव वाले वो आ जाएंगे, ठीक है। तो डाटा आपके पास 20 है और नीचे आप लिख लेंगे पेशेंट 30 पेशेंट्स है कि उनका फॉल्स नेगेटिव आया है, ठीक है। तो फिर आप वो कह रहे हैं कि सेंसिटिविटी कैलकुलेट करें, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो 20 या 30 प्लस 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 50 आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 आपका मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर लेंगे तो आपके पास सेंसिटिविटी है, जो स्पेसिफिसिटी का इसी तरह आपके पास ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये वाला टेबल है, इस तरह आप याद कर लें और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आपने इस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब इन्होंने 80% लेके आए हैं तो ऑब्वियसली कोई डाटा इनको दिया होगा और उसमें फिर आपने उसको कैलकुलेट करना था, ठीक है। ओके, ऑड रेशो हैविंग एफगार स्कोर लेस देन 7, तो ऑड रेशो आपने फिर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑड रेशो क्या होता है वो आप देख लेंगे डिटेल से, मैंने आपको वो वाली लेक्चर सेंड किए, तो इन्होंने 4 लेके आए, ठीक है। विथ सेल साइकिल इमीडिएटली प्रीसीड माइटोसिस G2, CRIS, SPR and Cas19 indicate what in molecular biology is basically a transcription factor and basically जीन स्टडीज़ हैं, ठीक है। तो जीन स्टडीज़ के लिए हम ये करते हैं, तो ये आपके पास क्या इंडिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और एन एंजाइम। आइडेंटिफाई द मसल, ये आपको एक मसल दिया होगा तो आइडेंटिफाई करना है, तो ये ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल है, ठीक है। मोनोकोरियोनिक एंड डाइकोम्योटिक अकर एट विच स्टेज, वो आपके पास मोरुला स्टेज में होते हैं, ठीक है। और आई थिंक जो ब्लास्टोस डाइकोरियोनिक डायम्योटिक आई थिंक सो ब्लास्टोसिस स्टेज पे बनते हैं, और जो मोनोकोरियोनिक डायम्योटिक आपके पास मोरुला के स्टेज पे बनते हैं। टेस्टिकुलर अपेंडिक्स इज अ डिराइवेटिव ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक ड्रग, देखिए पैरामीजोनेफ्रिक ड्रग, मीजोनेफ्रिक ड्रग बड़े इंपॉर्टेंट, इससे क्या क्या डिराइवेटिव्स है आपने बस फिंगर टिप्स पे याद करनी है। A scenario about the patient develop caput medusae that is connected to the embryological remnant of umbilical veins, ठीक है। कैपिट मेडुसे दैट इज़ कैपिट मेडुसे किस उसमें होते हैं यूजुअली, आई थिंक सो आपके जो असाइटीज़ और इन चीज़ों में वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली कहाँ पे बनते हैं, एम्बिलाइकल वेन्स जहाँ पे होते हैं, ठीक है। ओवरीज कैन एंजाइम फॉर एंड्रोजन प्रोडक्शन, इट्स बेसिकली 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। आपके पास जो एंड्रोजन्स को ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो 5 वो आपके पास एरोमेटेज इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। एरोमेटेज इनहिबिटर क्या करता है, ओवरीज में आपके पास क्या हो जाता है कि एंड्रोजन, जब एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है कि एंड्रोजन्स फिर एरोमेटेज इनहिबिटर की वजह से एस्ट्रोजन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरीज कंटेन एंजाइम फॉर एंड्रोजन प्रोडक्शन कौन सा है, वो 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। इसका अपना जो पाथवे है वो भी आप याद कर लें, कोलेस्ट्रॉल वाला जो पाथवे है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें दी हैं कि प्रेग्नोलोन और टेस्टोस्टेरोन किस तरह बनता है, कौन कौन से एंजाइम, तो कोलेस्ट्रॉल पाथवे भी आपको बड़ा याद, इनका बड़ा फेवरेट है कोलेस्ट्रॉल वाला जो पाथवे है। आइडेंटिफाई द एरो ऑन, तो इसमें आपको ऑब्वियसली एरो कहीं पे दिया होगा, तो बेसिकली एरो ने कहा कि क्या इंटरनल पोडेंटल आर्टरी। अच्छा, इन phenylketonuria there is deficiency of enzyme known as hydrolase. This enzyme the catalyze reaction and converting the phenylalanine to tyrosine, ठीक है। तो deficiency known as hydrolase, और आपके पास क्या करता है ये converting the phenylalanine to hydroxylase, क्या करता है फिनाइल एलिलीन को टायरोसिन में चेंज करता है। आइडेंटिफाई द स्पेसिमन, ठीक है। आप ये देखिए स्पेसिमन ये काट के हेयर्स है, टीथ है, तो ऑब्वियसली आपको ये डर्मोइड सिस्ट है। डर्मोइड सिस्ट में आपने देखा होगा कि उसमें आपके पास वो वाले चीज़ें आ जाती हैं, मीसोडर्म और एंड्रोडर्म मिक्स वाली चीज़ें आ जाती हैं। देखिए अब हेयर्स है, टीथ है वगैरह इसमें, ठीक है। ये मेच्योर टेराटोमा है। अच्छा, वन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इन ह्यूमन ओवर एयर 1 in 10 million years. ड्यूरिंग द सेल साइकिल सेकेंड म्योटिक डिवीजन अकर एट विच स्टेज। अच्छा, ड्यूरिंग जो आपके पास क्या हो जाता है कि मियोसिस 1 में आपके पास
मियोसिस वन आपके पास फीटल ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट में मियोसिस वन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस हो जाती है और एक पोलर बॉडी। तो क्या हो जाता है कि ये इनकी डिवीज़न हो के ये प्रोफेज़ वन में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज़ वन में रह जाते हैं तो आप सेकेंड मियोटिक डिवीज़न कब होती है, एट विच स्टेज, तो एट सेकेंडरी oocyte। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न आपके पास फीटल डेवलपमेंट होती है और सेकेंड मियोटिक डिवीज़न आपके पास तब होती है जब पेशेंट वो मेंसेस स्टार्ट हो जाए, ओवुलेशन वाला वो स्टार्ट हो जाए, तो तब फिर आपके पास सेकेंडरी oocyte फिर डेवलप होते हैं, ठीक है। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न फिर आपके पास सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, ठीक है। पिक्चर ऑफ टॉल बॉय बट कैरोटाइड। टॉल बॉडी ऑब्वियसली आप टॉल बॉय जब आपको दिए तो वो क्लिनफिल्टर की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। तो वो 47XXY कैरोटाइप का वो है। फीमेल विथ इनफर्टिलिटी कैरोटाइपिंग पिग, वही आपको कैरोटाइप की तस्वीर दी होगी और उसमें आपके पास 45 जो क्रोमोसोम होगा उसमें आपके पास XY नहीं होगा और बस XC सिर्फ दिया होगा, तो ऑब्वियसली फिर आप इसको X हुआ आप बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपके पास 26 पेयर्स ऑफ वो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ठीक है। तो फिर आप जब उसमें देखेंगे तो उसको आप 26 वाले उस पर आप जब जाएंगे देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ X मिलेगा, Y नहीं होगा। तो मीन्स फिर आपके पास ये वो वाली होगी, टर्नर की पिक्चर होगी। oocyte ओरिजिनेट फ्रॉम yolk sac, ठीक है। वारफरिन कॉज एम्ब्रियोपैथी एट विच स्टेज। वारफरिन आपके पास आपने 6 to 9 वीक्स में आपने नहीं देना क्योंकि एम्ब्रियोपैथी कॉज करता है। एबोला वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। वायरसेला इज़ बेसिकली हर्पीज़ वायरस है, ठीक है। प्रेग्नेंट वोमेन अंडरगो रूटीन एंटीनेटल टेस्टिंग, रिपोर्ट शोज ट्रिपोनेमा पैलिडम IgG पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ER। अब ये इसमें तो आप बायोलॉजिकल आप ये प्रॉपर वो नहीं दिया, रिकॉल प्रॉपर नहीं है कि ये क्या पूछना चाहते हैं, रिपोर्ट तो इन्होंने बताई नहीं है, ठीक है। अच्छा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 क्या है, बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। विटामिन K सोर्स आपके पास कौन कौन से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। पेल्विक डायफ्राम इज फॉर्म बाय लिवेटर एनाई एंड कॉक्सीजस मसल, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम आपके पास क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर एट ईच रेस्पिरेशन। Non-pregnant women with weakness, general malaise, labs show high alkaline phosphatase। तो आपके पास वीकनेस, जनरल मलेज यूजुअली आपके पास मोस्ट कॉमन गॉल ब्लेडर डिजीज़ में तो नहीं होता, और हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज तब होता है जब आपके पास बोन की जो रिजॉर्प्शंस होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, और इनमें फिर आपके पास यूजुअली आपके पास आ जाए। तो विटामिन D डिफिशेंसी में ऐसी टाइप की पिक्चर होती है, ठीक है। इंक्रीज इन कैलोरिक रिक्वायरमेंट आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज 200 किलो कैलोरीज, यूजुअली आप इतना वो देते हैं। डायग्राम ऑफ यूरोडायनेमिक स्टडीज़, ठीक है। इसका लेक्चर भी मैंने आपको वो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, डिटेल से बताया कि यूरोडायनेमिक स्टडी के डायग्राम में आपको किस तरह शो करते हैं, ठीक है। कि ओवर एक्टिविटी किस तरह नज़र आएगी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आपको किस तरह नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको वो डायग्राम आपको मैं दोबारा भी करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, पेशेंट केम टू जनरल कंप्लेंट ऑफ नमनेस एंड मसल स्पैज़म, ECG डन, देयर वाज ECG पिक। तो ऑब्वियसली आप अगर ECG आपको आती भी नहीं है तो आपके जो सिम्टम्स ऐसे हैं कि नमनेस एंड मसल स्पैज़म किस चीज़ से होता है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है, ठीक है। कॉन्स डिजीज़ बेसिकली क्या करता है, कॉन्स डिजीज़ आपके पास क्या करता है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स डिजीज़ आपके पास क्या होता है कि इसमें बेसिकली प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बेसिकली होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है। तो ये क्या करता है, सोडियम को रिटेन करता है और एक्सेसिव पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो जब आपके पास हाइड्रोजन आयन की लॉस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपके पास फिर pH ज़्यादा होगा। जब pH आपके पास ज़्यादा होगा तो इट लीड्स टू मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। कुशिंग डिजीज़ में क्या होता है कि इंक्रीज ACTH, इंक्रीज कॉर्टिसोल एंड इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन। आइडेंटिफाई द मसल इन्वॉल्व इन एपिजॉटमी। तो एपिजॉटमी में आपके पास जो मसल इन्वॉल्व बेसिकली बल्बोस्पॉन्जियोसिस है, ठीक है। सिनेरियो ऑफ वुमेन प्रेजेंटेड विद एमेनोरिया गैलेक्टोरिया, लैब एडवाइस विच शो हाई TSH, हाई FSH एंड हाई प्रोलैक्टिन लेवल। तो यूजुअली आपके पास इसमें क्योंकि आपके पास हाई TSH भी दिया हुआ है तो TSH और FSH ये प्रोलैक्टिन के ऑलमोस्ट एक ही वो होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट लाइकली आपके पास
हाइपोथायराइडिज्म। अगर ये इस टाइप का भी जा सकता है, अगर आपके पास ये प्रेगनेंसी अगर ऑप्शन हो ना, तो ये प्रेगनेंसी की तरफ भी चला जाता है कि पेशेंट एमेनोरिया है और गैलेक्टोरिया यूजुअली, सॉरी वो तो गैलेक्टोरिया अगर है तो फिर उसमें आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर आपके पास कोई कॉज है जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया, नॉर्मली प्रेगनेंसी में तो नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आपके पास अगर इस टाइप की पिक्चर आ जाए तो बेस्ट आपके पास यही है, क्योंकि हाई TSH भी है, प्रोलैक्टिन भी हाई है, तो हाई TSH की वजह से आपके पास प्रोलैक्टिन भी हाई हो सकता है। इन दोनों का सेम एक ही रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म होता है। मसल नॉट इंसर्टेड ऑन पेरिनियल बॉडी इस्क्यू कैवर्नोसिस। ठीक है, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, एंटीबॉडी प्रेजेंट NTA एंड NTB। 24-year-old LMP12 bag presented 96 hours after unprotected sex, which contraception advice you will offer? तो आपके पास अगर विद इन 72 आवर्स आ जाए तो आप लेवोनोजेस्ट्रिल देते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास आफ्टर 72 आवर्स आ जाए अप टू 5 डेज तक आप यूलिप्रेस्टेट एसिडेट और कॉपर ICD देते हैं। ये दो बातें आपने याद रखनी। विद इन 72 आवर आ जाए तो लेवोनोजेस्ट्रिल है, आफ्टर 72 आवर्स आ जाए तो अप टू 5 डेज तक आप फिर यूलिप्रेस्टेट एसिडेट और कॉपर ICD देते हैं। सिनेरियो 5 वीक प्रेगनेंसी, अल्ट्रासाउंड GSAC नो पोल। तो आपके पास अगर अल्ट्रासाउंड पे आपके पास GSAC है, नो फीटल पोल है, पोल नहीं आए, तो मीन्स ये प्रेगनेंसी ऑफ अनसर्टेन वाइबिलिटी है। तो इसको आपने फिर फर्दर फॉलो अप करना है ऐसे उसको प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब पता नहीं लग रहा, फीटल पोल नहीं है, तो आपने वेट करना है। 2 वीक्स के बाद आप फिर फर्दर स्कैन करते हैं कि वेदर फीटल पोल आ गए या नहीं आए। ठीक है, डायरेक्टली आपने इस पेशेंट को टर्मिनेट नहीं करना, मतलब आपने टर्मिनेशन तक नहीं जाना अनलेस अगर स्कैन आप रिपीट कर लें 2 वीक, अभी तो 5 वीक्स है ना। ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं, अप टू 9 वीक्स तक यूजुअली आ जाता है। सिनेरियो ऑफ नॉर्मल राइज ऑफ HCG 55 एंड आफ्टर 96 और 275। ठीक है, तो ये आपके पास बीटा HCG अगर आपके पास मोर देन 66% राइज हो जाए तो आपके पास क्या होता है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। ठीक है, अगर आपके पास लेस देन अगर आपके पास ये HCG है और आपके पास लेस देन 15% इंक्रीज़, मोर देन 15% इंक्रीज़ आ जाए तो मींस ये आपके पास आपको स्कैन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और बीटा HCG आपके पास इंक्रीज़ हो रही है लेस मोर देन 15%, तो इट मीन्स है कि ये प्रेगनेंसी ऑफ अननोन वाइबिलिटी है। ठीक है, कि प्रेगनेंसी नहीं रही है। और अगर आपके पास बीटा HCG राइज 66% हो रहा है, मोर देन 60, ये आपके पास या मोर देन 66% इंक्रीज़ हुआ है, तो मीन्स ये आपके पास इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ POP इम्प्लांट्स का, इम्प्लांट्स और बेसिकली इसमें प्रोजेस्टेरॉन का क्या है कि इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन करता है और थिक अंदर सर्वाइकल म्यूकस। ड्रग दैट कैन नॉट बी गिवन इन थर्ड ट्राइमेस्टर टू कॉज हेमोलिटिक एनीमिया नाइट्रोफोरेंटाइन, आपको मैंने बताया था UTI के लिए हम देते हैं, तो उसमें आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं देना। शीहैन सिंड्रोम क्या करता है, बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी को पिट्यूटरी नेक्रोसिस करता है। ठीक है, शीहैन क्यों होता है, क्योंकि एक्सेसिव PPH होता है, तो एक्सेसिव PPH की वजह से पिट्यूटरी इन्फेक्शन होता है और बेसिकली ये एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्वॉल्व करता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट यूजुअली जो FSH LH वाले वो रिलीज़ नहीं होते, तो इसकी वजह से पेशेंट एमेनोरिक हो जाते हैं। ठीक है, मैकेनिज़्म और यूजुअली ये लैक्टेशन भी इनका फिर नहीं होती, फीड भी नहीं करवा सकते। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये फॉलेट को इनहिबिट करता है, तो बेसिकली फिर आपने इसके साथ फॉलिक एसिड ज़रूर देना होता है। ऑक्सीब्यूटाइन कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है, हम उसमें देते हैं ये ओवर एक्टिव ब्लेडर में हम देते हैं, आपको अभी भी हमने पढ़ा था, तो उसमें फिर आपके पास क्या एंटी मस्करिनिक है, ये बेसिकली ड्राई माउथ करता है। ठीक है, ब्लरिंग कॉफिशन लेस लाइकली ड्राई आइज करता है, लेकिन ड्राई माउथ मोस्ट कॉमन है। अच्छा, फीमेल विद लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, BMI 40 टू रीच BMI 30, शी मस्ट डिक्रीज फॉर IVF, शी नीड टू लूज 40 kg वेट। ठीक है, तो BMI इसका बहुत ज़्यादा है, तो 30 तक यूजुअली कहते हैं कि IVF के लिए आपने एटलीस्ट क्या कहते हैं कितना % बनता, आई थिंक सो ये लूज़ वेट 10% है या 15, इसको मैं कंफर्म कर दूंगी कि इसके लिए आपने एटलीस्ट 10 to 15% वेट लूज़ करना है। ठीक है, यूजुअली आपके पास कट ऑफ होना चाहिए कि BMI आपके पास 30 तक भी हो तो ठीक है, उससे ज़्यादा हो तो फिर आपका क्या करना है,
आपने एडवाइस करना है पेशेंट को, आईवीएफ पर आप नहीं करवाएंगे। अच्छा, फॉरेस्ट प्लॉट हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट। अच्छा, फॉरेस्ट प्लॉट ही बेसिकली हम ये आप डिफरेंट स्टडीज़ बेसिकली हम मेटा एनालिसिस करते हैं। मेटा एनालिसिस क्या करते हैं कि एक टॉपिक पे डिफरेंट लोगों ने रिसर्च की होती है, ठीक है, तो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और ये फॉरेस्ट प्लॉट होता है, ठीक है। इसकी भी आप अभी मैंने ज़रा पिक्चर नहीं ली, मैं आपको अभी इसका दिखा देती हूँ 1 मिनट के। ये इस तरह होता है फॉरेस्ट प्लॉट। ठीक है, ये कुछ इस तरह टाइप का होता है, ठीक है। इसमें ये आपके पास ये वर्टिकल लाइन होते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, ठीक है। ये आप जब देख रहे हैं GMSU 1989 और ये सारी स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ पे जो सारी स्टडीज़ होती है उसको हम कंबाइन करके, ठीक है, इसको हम मेटा एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। और उस सारी मेटा एनालिसिस को हम एक प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉरेस्ट प्लॉट होता है, ठीक है। आपको इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही है नल इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल लाइन आपके पास जो नज़र आ रही है सारी स्टडीज़ की वो है, ठीक है, 0.5 और ये, और जो आपके पास जो वर्टिकल लाइन है ये नल इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, हमारे पास क्या होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी आपके पास जो पी वैल्यू होती है, पी वैल्यू आपके पास हमारे पास लेस देन 0.05 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइन आपके पास देखिए 1 पे है, ठीक है। तो जो स्टडीज़ आपके जो इस साइड पे हैं, क्या कहते हैं, हमारे लेफ़्ट साइड पे जो स्टडीज़ होंगी ना, तो वो हमारे पास ये स्टडी सिग्निफिकेंट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रीटमेंट और कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टडीज़ इस साइड पे हैं तो हम कहते हैं कि ये स्टडीज़ ये लोग ट्रीटमेंट को फेवर करते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास राइट साइड पे होगी तो हम कहेंगे ये कंट्रोल को फेवर करती है, ठीक है। तो जो आपके पास अगर आपके पास जो स्टडीज़ आपके पास लेफ़्ट साइड पे आ रही है तो मींस ये सिग्निफिकेंट स्टडीज़ होंगी, क्योंकि ये लेस देन 1 आ रही है, क्योंकि इसकी पी वैल्यू लेस देन 1 है। तो लेस देन 0.05 आपके पास हो तो वो सिग्निफिकेंट, लेस देन 1 हो। लेकिन अगर पी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो रही है, देखिए कुछ स्टडीज़ आपके पास 2 की तरफ जा रही हैं, तो मींस ये आपके पास सिग्निफिकेंट स्टडीज़ नहीं थी, ठीक है, इनका रिज़ल्ट ठीक नहीं था, ठीक है। जो आपके लेफ़्ट साइड पे है तो ये सारी स्टडीज़ आपके पास ठीक थी। अब कुछ नहीं, ये बिल्कुल टच किया है, ये देखिए कुछ स्टडीज़ ने, तो ये मींस इसका आप कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेट लाइंस आपके पास जो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को शो करती हैं, और जो ब्लैक आपके पास जो नज़र आ रही है ये आपके पास ये सैम्पल साइज़ ऑफ सैम्पल है कि कितने लोग स्टडीज़ में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपके पास लोग इन्वॉल्व होंगे, जितना सैम्पल साइज़ आपका ज़्यादा होगा तो उतनी स्टडी आपकी सिग्निफिकेंट होगी। जितना सैम्पल साइज़ आपका कम होगा तो आपके पास ज़्यादा चांसेस ऑफ एरर है और मोर चांसेस हैं कि ये इस लाइन को क्रॉस कर लें, ठीक है। तो देखिए ये बॉक्सेस को भी आप देख लें कि इसमें बड़े बॉक्सेस मींस ये स्टडीज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो लेस लाइकली इन्होंने क्रॉस किए। लेकिन जो ज़्यादा आपके पास जो छोटी जो बॉक्सेस नज़र आ रही हैं, तो ये इसमें जो आपके पास जो हॉरिजेंटल लाइन है ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसने इस लाइन को क्रॉस किया है। तो देखिए पतली वाली ने, तो इसमें ये आपको शो हो रहा है कि ये स्टडी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस जो वर्टिकल लाइन को क्रॉस किया है, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि जितनी आपके पास सैम्पल साइज़ ज़्यादा होगा तो उतनी आपके पास जो स्टडी है वो सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। तो इसमें बताया हुआ है कि फॉरेस्ट प्लॉट का आपको बताया है कि हॉरिजेंटल लाइन क्या करती है, ये आप बेसिकली आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल शो करती हैं आपको, ठीक है। एब्डोमिनल मास, ऑब्वियसली मास एब्डोमिनल आ गए तो मोस्ट लाइकली कोई डिपेंड करता है क्या होगा, लेकिन मोस्टली इन्होंने शायद ओबेरियन ही लिया होगा, तो उसमें आपने फिर CA 125 करना है। बाइकार्बोनेट कहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन होती है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल पोर्शन ऑफ द राउंड लिगामेंट ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से। ये ब्रांच इंफीरियर एपिगैस्ट्री आपके पास किस चीज़ की ब्रांच है, एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी के ब्रांच है जो राउंड लिगामेंट को ब्लड सप्लाई करता है। सिम्फिसिस प्यूबिस आपके पास क्या है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये भी आपने याद करना है कि प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। फ्री फैटी एसिड आर ट्रांसपोर्टेड बाय एल्बुमिन। पेशेंट ऑन एस्ट्रोजन ओनली HRT सिंस 5 ईयर, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर लो और नो रिस्क, ठीक है। पिक ऑफ कंप्लीट मोल 46 एक्सेस,
Hepatocytic hematopoiesis commence at which week? At 6 week. Main infertility clinic for azoospermia with regular exercise. ठीक है, तो इनफर्टिलिटी और एक्सरसाइज, तो रेगुलर एक्सरसाइज वाले अक्सर ये लोग स्टीरॉयड लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अक्सर इनको स्टीरॉयड की गोलियां देते हैं। जब आपके पास कोई एक्सरसाइज वाला आ जाए, मेल आ जाए में इनफर्टिलिटी, तो आपने फिर स्टीरॉयड ओवरडोज को चूज़ करना है। ठीक है, TVS की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी हो? 7 to 9 हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट है ये, आप याद कर लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी अक्सर रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। शोल्डर डिस्ट्रोशिया, शोल्डर डिस्ट्रोशिया में आपने फर्स्ट क्या करना है? मैक रॉबर्ट मैन्योर। फर्स्ट आपने जैसी कॉल फॉर हेल्प और फिर आपने पेशेंट का इमीडिएटली मैक रॉबर्ट पोजीशन बनाना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज, ओवुलेट एट 11 डेज। अच्छा, नॉर्मल आपके पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज पे 14 डे पे होता है, तो इसमें आप क्या कर लेंगे? 25 से आप 14 माइनस कर लेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है, 5 वीक्स बीटा HCG, 5 वीक्स पर बीटा HCG यूजुअली आपके पास इसमें आएगा 5 यूजुअली आपके पास जो 5 वीक्स पे बीटा HCG नॉर्मली 2400 तक ही होगा। इनहिबिन सिंथेसिस इन ग्रेनुलोजा सेल, इनहिबिन की सिंथेसिस कहाँ भी होती है? ग्रेनुलोजा सेल में। एंटीमेटिक कॉज एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, तो मेटाक्लोप्रोमाइड नहीं है, ये एंटीमेटिक है जो यूजुअली हम प्रेगनेंसी में यूजुअली अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा पैरामीटर इफेक्ट होते हैं। विटामिन C प्रोमोट क्या करता है? हाइड्रोक्सिलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर RNA, वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर DNA, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये बोथ फॉर RNA होता है। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूजुअली हम HIV वाले पेशेंट में फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम जो करते हैं। लेवल ऑफ एविडेंसेस, अच्छा लेवल ऑफ एविडेंस यूजुअली हम गाइडलाइंस जब वो करते हैं तो उसके लिए अपने एविडेंस होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक देख लें, उसमें डिफरेंट वो है 2A1 2A 2B, और इसमें वो इसको भी मैं ज़रा एक टेबल आपको फिर शेयर कर दूँगी। ठीक है, कि आपने याद करना है कि इसमें लेवल ऑफ जो गाइडलाइंस होती हैं उसके पर अपने एविडेंस देते हैं कि ये कौन सा उसमें आता है। विच ऑर्गेनली डू टाइप 2 नोमोसाइट यूटिलाइज फॉर सर्फेक्टेंट रिलीज, दैट इज़ लेमेलर बॉडीज़। BMI 25, standard deviation 6, number of patient between 19 to 25 is 34%। तो ये भी आपने उससे ये जो दिया हुआ है। ठीक है, आप ये उससे बनाते, स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना एक वो है, रेंज होता है। ठीक है, तो उसमें जब नंबर ऑफ़ पेशेंट बिटवीन 19 to 25, तो उसका अपना रेंज होता है वो 34%, जो हम कहते हैं कि 94% कितने उसमें आते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल में आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक अपना चार्ट है। ठीक है, वो आप ज़रा इसको देख लें। ठीक है, इचिंग एंड रैशेस, प्यूरिटिक आर्टिकेरियल पेप्यूल ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसमें आप देखेंगे कि वेदर इचिंग एंड रैश आपके पास ऑब्स्टेटिक कोलिस्टेसिस में भी आ सकते हैं और प्यूरिटिक आर्टिकेरियल पेप्यूलर रैश में भी आ सकते हैं। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट आपने कैसे करना है? अगर आपके पास के एम्बलाइकल स्पेयरिंग है, ठीक है, तो उसमें आपने परप्यूरिक आर्टिकेरियल वाला जो PUPE है, ठीक है, पप जिसको हम कहते हैं परप्यूरिक आर्टिकेरियल पेप्यूल ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसमें आपने फिर अगर आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि एम्बलाइकस को इन्वॉल्व नहीं किया तो आपने ये करना है, और अगर एम्बलाइकस को और पूरे बॉडी को इन्वॉल्व किया तो फिर मोस्ट यूजुअली आपने फिर ऑब्स्टेटिक कोलिस्टेसिस को आपने मार्क करना है। Ovarian CA associated with mutation of mismatched repair genes. That is basically clear cell carcinoma. Most common cause of ovarian CA भी आपके पास clear cell carcinoma है। ठीक है, 80 women died in which BMI was checked as a risk factor. So how many die cause of obesity? पता नहीं अब ये क्या मांगना चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर वो नहीं दिया कि इसमें क्या कैलकुलेट करना है। अच्छा, डोपामीन एगोनिस्ट टू सप्रेस लैक्टेशन, तो वो क्वेनागोलाइड है। ठीक है, डोपामीन एगोनिस्ट सप्रेस एगुलेशन लैक्टेशन आपके पास क्वेनागोलाइड, और इसमें आपके पास ये दो है। ब्रोमोक्रिप्टीन का आपके पास है कि इनहिबिट द, इन दोनों का थोड़ा सा मैकेनिज्म ज़रा डिफरेंट है। क्वेनागोलाइड का बेसिकली डोपामीन एगोनिस्ट है, सप्रेस लैक्टेशन, और प्रोलैक्टिन का थोड़ा सा इससे ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी इज़ ग्रेव्स डिजीज़।
नंबर नीड टू ट्रीट, ये भी आपके पास नंबर नीड टू ट्रीट का भी अपना फार्मूला है, तो इससे 4 लेके आए, ये भी आप देख लें, ठीक है। एल्बुमिन सिंथेसाइज इन हेपेटोसाइट्स, डाइकोरियोनिक मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक्स, आप देखें इसमें मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक आपके पास एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे है। इम्प्लेनॉन मेजर साइड इफ़ेक्ट इरेगुलर ब्लीडिंग, प्रोजेस्टेरॉन को जो मेन कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो इरेगुलर ब्लीडिंग है, ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसी विद रैश एट स्ट्राई ग्रेविडारम, ठीक है। रैश आपके पास देखिए स्ट्राई ग्रेविडारम आपके पास साइट्स भी होती है ना, और एम्बिलिकस की साइड पे नहीं होती, तो ये आपके पास पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है। हार्मोन फॉर फीटल डायलिसिस इज वेजोप्रेसिनेज, चिकन पॉक्स लेस देन 10% इम्यूनिटी, CBC लो HB हाई MCH हाई MCV होगा, फोलेट डिफिशियंसी, ट्विन विद रैश एट स्ट्राई ग्रेविडारम पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, clotting factors not increase in pregnancy 11-13, cardiomyopathy at pregnancy resemble dilated cardiomyopathy, ठीक है। peripartum cardiomyopathy वो mostly resemble to dilated cardiomyopathy, not observed in ECG atrial repolarization, heparin for hyperemesis gravidarum till discharge, ठीक है। बस ये हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई आप खुद भी पढ़ लें, कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।